नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्री परिषद की बैठक के साथ साथ मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई है। मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, जबकि मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्रियों को जिलों के दौरे के बारे में निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही हाल ही में हुए प्रेजेंटेशन के बाबत अब योजनाओं के अमल के बारे में सीएम निर्देश देंगे। सुबह 11 बजे होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की दरों पर मोहर लगेगी। ये दरें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लागू दरों जैसी ही होंगी। सरकार टोल की दरों पर 25% छूट देगी। ये छूट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दी जा रही है। इसके अलावा नई तबादला नीति को भी मंजूरी दी जाएगी। आधे घंटे की इस बैठक के बाद 11:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसमें राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। ये बैठक 1.5 घंटा चलेगी। तो सीएम के साथ अहम बैठक होगी। पहले मंत्रिपरिषद की बैठक है, उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। कई प्रस्तावों पर मोहर इस बैठक में लग सकती है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक अक्षय राय हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। अक्षय, जिस तरीके से आज बैठक होगी, मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई गई है, मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई गई है, कई प्रस्तावों पर चर्चा की बात कही जा रही है। क्या कुछ और इस बैठक में निकलकर सामने आ सकता है? देखिए प्रतीक्षा, तमाम प्रस्तावों पर आज मोहर लगने की संभावना है। 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले 11 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कैबिनेट सहयोगियों के साथ जो राज्य मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, वो सभी लोग बुलाए गए हैं। सामंजस्य पर चर्चा होगी कि किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है और कैबिनेट मंत्रियों से किस तरह से राज्य मंत्री सहयोग ले सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो 100 दिन का कार्यकाल है उसको साबित करना है योगी सरकार को। इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी की कैबिनेट बैठक इसलिए मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के कही जा रही है कि वहां पर टोल टैक्स की दरों को लेकर के बात की जा सकती है। इसके अलावा जो छुट्टा पशु रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहे हैं कि जो वहां पर छुट्टा पशुओं के हमले में कई किसानों की मौत भी हो गई है। वो एक गंभीर मसला रहा है और योगी सरकार चाहती है कि उसको किसी तरह से निजात दिलाया जा सके, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। इसके अलावा तबादला नीति को लेकर के कहा जा रहा है कि चर्चा होगी। उत्तराखंड में कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक होटल है, उसको उत्तराखंड सरकार को दिया जाएगा और नवनिर्मित भवन जो है वो पर्यटन के हिसाब से पर्यटन विभाग अपने तरीके से विकसित करेगा। तो साफ तौर पर है कि कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगनी है और काफी महत्वपूर्ण बैठक योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है। लोक भवन में ये 11:30 बजे बैठक होगी। इससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक 11 बजे बुलाई गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय इस तमाम चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सुना आपने हमारे कार्यकारी संपादक को, जिनकी तरफ से तमाम जानकारी दी गई है कि कितनी अहम ये बैठक रह सकती है। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक के दौरान मोहर लग सकती है। 11:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक है, उससे पहले मंत्री परिषद की बैठक है। आधे घंटे वो बैठक होगी, 1.5 घंटा करीब मंत्रिमंडल की बैठक चलेगी। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों पर यहाँ पर मोहर लग सकती है। इस बैठक में ये माना जा सकता है कि योगी सरकार की योगी 2.0 की ये काफी अहम बैठक है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि इफ्तार पार्टी में पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप लगने के बाद तेज प्रताप ने ये कदम उठाया। पटना में कुछ दिन पहले हुई चर्चित इफ्तार पार्टी के बाद बिहार में आरजेडी सरकार की वापसी की भविष्यवाणी करने वाले तेज प्रताप यादव अब अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पटना में आरजेडी की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। उस दौरान बिहार की सियासत में उलटफेर होने की भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब पार्टी प्रमुख के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस कदर खफा हैं कि उन्होंने आरजेडी छोड़ने की ही धमकी दे डाली है। तो ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर अपने आप में कई सवाल इस खबर ने खड़े कर दिए हैं, क्योंकि नाराज नजर आ रहे हैं परिवार से तेज प्रताप यादव। उनकी तरफ से पार्टी छोड़ने की बात भी कही गई है।
कई अटकलें इस पूरी खबर की वजह से लग रही हैं। लगातार जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, तेज प्रताप यादव ने पार्टी से इस्तीफे की धमकी दी है। इफ्तार पार्टी में कार्यकर्ता से पिटाई का आरोप लगने के बाद वो नाराज हैं, अपनी ही पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं और अब पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि इफ्तार पार्टी में पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप लगने के बाद तेज प्रताप ने यह कदम उठाया है। पटना में कुछ दिन पहले हुई इस चर्चित इफ्तार पार्टी, जिसमें सीएम नीतीश भी पहुंचे थे और अपने आप में सुर्खियों में पार्टी आ गई थी और उसके बाद इसी पार्टी में बिहार में आरजेडी सरकार की वापसी की भविष्यवाणी करने वाले तेज प्रताप यादव अब अपनी पार्टी से नाराज हो रहे हैं। पटना में आरजेडी की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। उस दौरान बिहार की सियासत में उलटफेर होने की अटकलें लगाई गई थी, लेकिन अब पार्टी प्रमुख के बड़े बेटे ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा, मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। ये ट्वीट तेज प्रताप यादव की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की इस धमकी के पीछे की कहानी को समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल तेज प्रताप यादव पर अपनी ही पार्टी के एक पदाधिकारी को पीटने का आरोप लगा है। आरजेडी की युवा इकाई के पटना महानगर अध्यक्ष रामराज यादव ने आरोप लगाया कि इफ्तार पार्टी के दौरान तेज प्रताप यादव ने उनके साथ मारपीट की। आरजेडी के युवा नेता रामराज यादव ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई कि तुम तेजस्वी यादव की पार्टी छोड़ दो, गर्दन पकड़कर मारा गया, जान का खतरा है, ये आरोप लगाया गया। आरजेडी के युवा नेता रामराज यादव का दावा है कि उन्होंने 22 अप्रैल की उस घटना की शिकायत पार्टी को की थी, लेकिन 3 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो पार्टी से इस्तीफा देने पार्टी दफ्तर पहुंच गए। उनको सिर्फ तेजस्वी यादव से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जगदा बाबू से दिक्कत है। माना जा रहा है कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता से मारपीट के आरोप में घिर जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने इस्तीफे का ये दांव चला है। बहरहाल देखना दिलचस्प है, क्योंकि पार्टी में इस्तीफे की बात आ रही है या फिर पार्टी की तरफ से उन्हें मना लिया जाता है। सियासी गलियारों में अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि पार्टी में फैसले को लेकर दोनों भाइयों के बीच में मतभेद उभर कर सामने आते हैं और अब तेज प्रताप यादव की इस ट्वीट ने अपने आप में उन जो अफवाहें हैं या चर्चाएं हैं उनको हवा देने का काम किया है। लालू परिवार में घमासान की खबरें काफी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कोरोना की चौथी लहर आने के बीच देश के कई हिस्सों में कोविड-19 मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे कमाने खाने वाले कामकाजी वर्ग और अन्य लोगों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर में नए मामले दोगुनी तेजी से बढ़े हैं। देश में नए मामलों में लगातार 11 सप्ताह की गिरावट के बाद अब एक बार फिर से बढ़ोतरी जारी है। अप्रैल की शुरुआत में कोरोना के सक्रिय केस यानी कि एक्टिव केसेस 11,000 थे, जो कि बढ़कर अब 16,000 के पार पहुंच गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक 12 राज्यों में फिर से कोविड महामारी वाले प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जबकि हरियाणा, यूपी और दिल्ली से संक्रमण के लगातार बढ़ने की खबरें आ रही हैं। देश में पिछले सप्ताह की तुलना में 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में ताजा कोरोना संक्रमण मामलों में 95% की वृद्धि दर्ज की गई है। जल्द ही पीएम इसे लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा वो स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार के आला अधिकारियों के साथ देश में आई कोरोना की चौथी लहर पर गहन चर्चा कर सकते हैं। सुरक्षा एहतियातों के अलावा बढ़ रहे कोरोना मामलों पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए अन्य जो उपाय हैं उन पर भी विचार संभव है। साथ ही आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि ज्यादातर राज्यों में पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में मामूली वृद्धि की गई है। 3,975 मामलों के साथ दिल्ली में फिलहाल सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इसके बाद केरल, हरियाणा, कर्नाटक, यूपी और असम हैं। महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में 48% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 71 और 66% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरीके से तमिलनाडु में 62% और राजस्थान में 57% की वृद्धि देखी गई है।
सोनिया गांधी के साथ एक हफ्ते चली मुलाकात के बाद अब जो तस्वीरें पीके और केसीआर की मुलाकात की सामने आई, उसने कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, क्योंकि कांग्रेस के लिए 2024 का खाका तैयार करने का वादा करने वाले पीके अब दूसरी नैया में सवार होते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। बैक टू बैक सोनिया से मुलाकात के बाद पीके ने की केसीआर से मुलाकात। कांग्रेस पीके की वार्ता के बीच आईपीएसी ने टीआरएस से मिलाया हाथ। मिशन तेलंगाना को लेकर आईपैक और केसीआर के बीच हुआ करार। कांग्रेस ज्वाइन की सुगबुगाहट के बीच क्या है पीके का नया प्लान। एक और जहां चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ चर्चा के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेलंगाना चुनाव से पहले पीके और केसीआर की इस मुलाकात से कांग्रेस में सियासी तूफान के बादल नजर आने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी मणिकम टैगोर के एक ट्वीट ने सियासी चर्चाओं को और ज्यादा तेज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बगैर नाम लिए सवाल किया है, जिसे किशोर और तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख की मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है। टैगोर ने बगैर किसी का नाम लिए ट्वीट किया और कहा कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति का भरोसा मत करो जो आपके दुश्मन का दोस्त हो। उन्होंने सवाल किया, क्या ये सही है? खास बात है कि तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस को प्रतिद्वंदी माना जाता है। ऐसे में खुद सीएम भी सार्वजनिक तौर पर यह बता चुके हैं कि किशोर टीआरएस के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल खबरें हैं कि प्रशांत किशोर ने रविवार को हैदराबाद में केसीआर से मुलाकात की। साथ ही किशोर की आईपैक कंपनी ने टीआरएस के साथ काम करने का फैसला भी किया है, जिसके लिए दोनों के बीच 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर करार भी हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के साथ भी जारी चर्चाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए। कुछ कांग्रेस नेताओं का साफ मानना है कि चुनावी रणनीतिकार को अन्य पार्टियों से अलग होना होगा और सिर्फ कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हालांकि पीके ने कांग्रेस को जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें तेलंगाना में राव के साथ गठबंधन करने की सलाह भी दी है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस केसीआर की पार्टी को अपना विरोधी मानती है। इससे पहले किशोर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस समेत कई दलों के साथ काम कर चुके हैं और अब केसीआर से मुलाकात की खबरों के बीच पीके ने कांग्रेस के दिलों की धड़कनों को तेजी से बढ़ाने का काम किया है। बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ बैक टू बैक बैठकें कर चुके हैं, जिसमें प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने 600 पन्नों का प्रेजेंटेशन भी किया। इसके अलावा सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं तेज थी कि बहुत जल्द प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से पीके चर्चा में आ गए। ऐसे में सियासी उठापटक के बीच अब ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। इतने बड़े सियासी उठापटक के बीच में अब सियासी गलियारों में यही हलचल तेज है कि क्या पीके को कांग्रेस की शर्तें समझ नहीं आ रही या फिर अब पीके आईपैक को छोड़ने की प्लानिंग कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच राव के साथ उनकी मुलाकात अहम मानी जा रही है। ऐसे में अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक की राहें अलग हो सकती हैं, क्योंकि एक और जहां 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तेलंगाना में कांग्रेस अपने वर्चस्व को तलाशने में जुटी है, तो वहीं ऐसे समय में पीके की कंपनी आईपैक का ये रुख कई सवालों को जन्म दे रहा है। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि हो सकता है प्रशांत किशोर को कांग्रेस की शर्तें समझ ना आ रही हों, इसलिए अब वो कांग्रेस से अपने रास्ते अलग करने के मूड में हैं। क्योंकि जिस तरीके से केसीआर के नाम से मशहूर राव कई बार पीके की तारीफ कर चुके हैं,
और एक संदेश दे चुके हैं कि किशोर उनके साथ पूरे देश में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों तेलंगाना में भी साथ काम कर रहे हैं। यही नहीं, राव ने पिछले 7-8 सालों से प्रशांत किशोर को अपना सबसे अच्छा दोस्त भी बताया था और प्रशांत किशोर की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की थी। यही वजह है कि अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के इस एक्शन के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वहीं दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि पीके और उनकी कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक की राहें अलग हो सकती हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक और टीआरएस के बीच आगामी चुनाव को लेकर करार हो चुका है और मिशन तेलंगाना के लिए आईपैक की तरफ से तेलंगाना राष्ट्र समिति के चुनाव की बागडोर ऋषि सिंह संभालेंगे। ये करार साल 2023 तक के लिए किया गया है। ऐसे में प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक और टीआरएस के बीच हुए करार के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस ताल्लुक से ना तो प्रशांत किशोर ने और ना ही आईपैक ने कोई औपचारिक बयान जारी किया है। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का भी 6 मई को तेलंगाना का दौरा है, जिसमें वो एक विशाल राजनीतिक बैठक को भी संबोधित करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एफएम न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाक से चलने वाले YouTube चैनल पर डिजिटल स्ट्राइक की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने वाले 16 YouTube समाचार चैनल को ब्लॉक कर दिया है। इन 16 YouTube चैनल्स में से 10 भारतीय और 6 पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। भारत सरकार ने इन YouTube चैनल को आईटी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके ब्लॉक किया है। ये YouTube चैनल भारत में राष्ट्र विरोधी विचारों, सांप्रदायिक विद्वेष भड़कवाने और साथ ही दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। इन चैनल पर 68 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। 5 अप्रैल को भी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने वाले 22 YouTube चैनल को ब्लॉक किया था। ये पहला मौका था जब आईटी नियम 2021 के तहत पहली बार 18 भारतीय YouTube समाचार चैनल ब्लॉक किए गए। इस दौरान 4 पाकिस्तान स्थित YouTube समाचार चैनल भी ब्लॉक कर दिए गए। YouTube चैनल दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के लोगों और फर्जी थंबनेल का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया था। 2022 के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस सबके बीच में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं हार्दिक पटेल ने इन सब अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए जरा। देखिए, लोग बहुत कुछ बातें करेंगे। मैंने जब अमेरिका में जॉन बाइडेन चुनाव जीते तो मैंने उनकी तारीफ की, क्योंकि उनकी जो वहां की वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया की थी। तो क्या मैं जॉन बाइडेन की पार्टी में घुसने वाला हूँ? अगर दुश्मन कोई अच्छा भी हो और उसकी कोई तारीफ करने वाली चीज हो तो हमें राजनीति में वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो निर्णय शक्ति पावरफुल करते हैं तो हमें भी पावरफुल निर्णय लेने पड़ेंगे ना, तुरंत निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर समय व्यतीत करोगे तो लोग उससे दूर भागते हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, जो पार्टी की मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे नौजवानों को बस जगह मिले, यही मेरी बात है और वो बात मैं खुल के कहता हूँ। लोकतंत्र में यही तो फ्रीडम है कि आप पापा से भी सवाल कीजिए, सत्ता से भी कीजिए और अपने लोगों से भी कीजिए। जिग्नेश मेवानी को जमानत मिली और उससे फिर से फिल्मी कहानी की तरह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को असम के कोकराझार कोर्ट से सोमवार को जमानत मिल गई। विधायक को पिछले हफ्ते अचानक गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें बाद में एक अन्य मामले को लेकर फिर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें कोकराझार जिले में बारपेटा ले जाया जा रहा है, जो यहां से 3 किलोमीटर दूर है। वहीं इस पूरे मामले पर असम पुलिस का कहना है कि एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद मेवानी ने अधिकारियों पर हमला किया, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया। बता दें कि असम पुलिस ने मेवानी को प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में बुधवार को गुजरात से गिरफ्तार किया था। इसके बाद वो 3 दिन के लिए पुलिस की हिरासत में थे।
बता दें कि जिग्नेश मेवानी को एक बार फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असम पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत मिल गई है। अधिकारियों पर हमले के मामले में अब गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में गुजरात से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बेल के बाद फिर से जिग्नेश मेवानी को जेल ले जाया गया है और अब की बार अधिकारियों से मारपीट करने के मामले में असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इससे पहले गुजरात से उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया था और अब एक बार फिर गिरफ्तारी का ये पूरा फिल्मी ड्रामा देखने को मिला है, जहां जैसे ही वो जेल से बाहर आए, जमानत उन्हें मिली है, तुरंत उन्हें एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बेल के बाद फिर से जेल जाना पड़ रहा है जिग्नेश मेवानी को। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, माफ कीजिएगा, जिग्नेश मेवानी को एक बार फिर अधिकारियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले बेल पर आए थे। बेल पर आते ही वापसी उनकी फिर से जेल के लिए हो गई है और इस बार आरोप अधिकारियों के साथ मारपीट का उन पर लग रहा है। आपको बता दें कि जिग्नेश मेवानी गुजरात से गिरफ्तार किए गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में उन पर आरोप था और असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और अब एक बार फिर से जैसे उन्हें बेल मिली, बेल के बाद फिर से जेल जाना पड़ रहा है। जेल गए हैं जिग्नेश मेवानी और इस बार अधिकारियों के साथ मारपीट करने के मामले में उन्हें ले जाया गया है। इसके बाद वो 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में थे, जब पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। बुधवार को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। असम पुलिस ने मेवानी को प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में गिरफ्तार किया था। असम पुलिस का कहना है कि वो एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद मेवानी अधिकारियों पर हमला कर रहे थे, जिसको लेकर उन पर आरोप है और उसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। बता दें, असम पुलिस ने मेवानी को प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में बुधवार को गुजरात से गिरफ्तार किया था। इसके बाद वो 3 दिन की पुलिस हिरासत में थे। चलिए, खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।